नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम लोग आज से हमने कहा था कि IERT और पॉलिटेक्निक का रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। रिवीजन क्लास एक तरह से कहा जाए क्रैश कोर्स की तरह रहेगा, जिसमें हमने टाइम टेबल आप सभी को भेज चुके हैं। उसी के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, तभी जाके समाप्त हो पाएगा। ठीक है, आपके जितने भी दोस्त यार हैं उन सभी लोगों को आप सूचित कर दीजिए। फीस तो है ही नहीं, 200 रुपये केवल जमा करना है। वो 200 आप कहीं भी खा पी कर फेंक देते होंगे, लेकिन केवल 200 रुपये जमा करना है। वो सिर्फ 200 रुपये इसलिए लिया जा रहा है कि आप 200 देंगे तो आप पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि इसको पढ़ाने में खर्च होता है। अब आप कहोगे खर्च किस चीज का होता है, तो पहली बात इंटरनेट का खर्च होता है, दूसरी बात लाइट का खर्च होता है, तमाम खर्च होते हैं। तो 200 रुपया आपसे केवल रखा जा रहा है। आप मैथ पढ़ेंगे और फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथ और फिजिक्स। क्योंकि हमें पढ़ाना है इसलिए सिर्फ 200 रखा गया है। अगर कोई दूसरा कोई पढ़ाता तो वो जाहिर सी बात है कि वो अपना कोई ना कोई चार्ज लेगा ही लेगा। जैसे केमिस्ट्री क्लास, अभी बात हमारी चल रही है केमिस्ट्री क्लास के लिए। अगर तैयार हो जाते हैं तो उसका भी टाइम टेबल हम बनाकर आपको भेज देंगे। ठीक है, और उसका कितना फीस रहेगा सर से बात करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना वो लेंगे। ठीक है, तो जो भी दिक्कतें होंगी उसको भी हम प्रयास करेंगे कि वो उनसे सॉल्व करवा दें केमिस्ट्री के लिए। फिलहाल मैथ और फिजिक्स, मैथ में आप जानते हैं कि 50% आता है। पॉलिटेक्निक में 50 क्वेश्चन मैथ का होगा। सबसे ज्यादा भागीदारी होता है डिप्लोमा एंट्रेंस के लिए, चाहे पॉलिटेक्निक हो या IRT हो, मैथ का। अगर मैथ आप अच्छी तरह से तैयार कर लिए तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है और अच्छे रैंक से होगा। केवल अगर मैथ भी तैयार हो गया तो, हालांकि मैथ से संबंधित फिजिक्स भी होता है, तो मैथ अगर जिसका स्ट्रांग होता है वो फिजिक्स तो स्ट्रांग ऑलरेडी हो जाता है। वैसे भी फिजिक्स में कुछ चीजें वो उनको मैथ की वजह से तैयार ही रहता है। फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। थ्योरी आपसे पूछे जाएंगे फिजिक्स में भी। इधर पहली बार 10-12 साल के रिकॉर्ड में पहली बार जो है न्यूमेरिकल मैथ फिजिक्स से आया था, पहली बार आया था। इससे पहले आप देखेंगे तो 8-10 साल का लगातार आप उठाकर देख लीजिए। सन हमें याद है कि सन 2008-9 के बाद से, 7 ही के बाद से और 2018 तक केवल थ्योरी फिजिक्स में आया है। न्यूमेरिकल कभी आया ही नहीं। न्यूमेरिकल आया भी तो बहुत आसान फिजिक्स का आया। तो सिर्फ मैथ में 50 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल फिजिक्स का कुछ ही आता था, थ्योरी ज्यादा होता था। लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि केवल न्यूमेरिकल आया, थ्योरी आया ही नहीं। किसमें? तो फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान। इसलिए आप भौतिक विज्ञान में थ्योरी आप पूरा का पूरा रट जाइए। आसान क्वेश्चन ही आते हैं, आसान न्यूमेरिकल भी आता है, बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न आता नहीं है। जिस प्रश्न में आप ज्यादा उलझ रहे हैं, ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो उन प्रश्नों को आप व्हाट्सएप पर हमारे भेज दीजिए। स्पेशली व्यक्तिगत हम आपको व्हाट्सएप पर समझा देंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जब एग्जाम करीब आ जाए तो परीक्षा जैसे ही 7 दिन 8 दिन बाकी रहे परीक्षा, तो उस समय आप केवल वही प्रश्न पढ़िए, वही आर्टिकल पढ़िए, वही टॉपिक पढ़िए जो आपको आता है। बाकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक पढ़ने की ऐसी जरूरत नहीं है जो आप नहीं जानते हो, वो नया है। ऐसे चीजों में जब आप उलझ जाओगे तो आपको लगेगा आपका कुछ तैयार ही नहीं है। इसलिए हम एक बार पुनः प्रयास किए हैं कि आप सबका रिवीजन करा दिया जाए, ताकि अच्छी तरह से आप, मौका मिल गया है, समय है आपके पास, तो अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। इसमें भी लोग आनाकानी करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, उनको 200 जमा करने में बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन अन्य दोस्तों के साथ जाएंगे वो 400-500 खर्चा कर देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 200 यहाँ जमा करने में वो 10 बार पहले सोचेंगे, जमा करें सर, पैसा लेंगे तब पढ़ाएंगे क्या, ऐसे ही पढ़ लिया जाएगा, तमाम बातें करेंगे। उनकी बातें अलग हैं, हमारी बातें अलग हैं। जो हमारे साथ जुटे हैं उनकी बात भी अलग है।
हमारे साथ तो केवल वही जुड़ता है जो पढ़ने वाला छात्र होता है, सीधी सी बात है। जो पढ़ने वाले छात्र नहीं होते हैं खुद ही कन्नी काट लेते हैं, दूर चले जाते हैं, हमसे दूरी बनाए रहते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो लगातार हमारे साथ अटैच में रहते हैं, उनकी समस्या का समाधान भी हम करते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत होता है तो भी समस्या का समाधान करते हैं। यही तो कारण है, यही कारण है कि हम 70-80 लोगों को ही पढ़ाकर और हम टॉप करा देते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक में भी और आईआईटी में भी आप जाओगे, आईआईटी कॉलेज में, यूपी पॉलिटेक्निक कॉलेज के किसी भी टॉप 5 कॉलेज में चले जाओगे, ज्यादातर लड़के हमसे ही पढ़कर जाते हैं वहां। चाहे किसी भी साल का ले लीजिए, सन 2006 से लेकर 2005 से लेकर आज तक का रिकॉर्ड है। हर कॉलेजों में सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे गए होंगे, हमसे पढ़े हुए गए होंगे। और सबसे ज्यादा टॉप देने वाले यहाँ पर इलाहाबाद में। वैसे तो पढ़ाने के लिए बहुत सारे कोचिंग जो हैं बाद में आई कोचिंग जब हम लोग चालू किए थे सन 2008 के बाद जो है अन्य कोचिंगों में आईआईटी पॉलिटेक्निक पढ़ाने जाने लगा। लेकिन पहले केवल एक ही संस्थान थी जिसमें हम लोग पढ़ाते थे, सिर्फ राजकमल क्लासेज। राजकमल से जब हम अलग हो गए वो भी बंद हो गई। और उस समय सन 2007, 8, 6 में ऐसे ऐसे लड़कों ने टॉप किया था। टॉप 1 से लेकर टॉप 50 के बीच में केवल 3 ही 4-5 लड़के होंगे जो अलग संस्थानों से रहे होंगे या अलग कहीं गांव से रहे होंगे। तो सारे के सारे बच्चे जो है हम लोगों के यहाँ से ही निकलते थे। तो निकलते थे कैसे? जब पढ़ेंगे तब। उनके साथ उनकी कमजोरियों को हम दरकिनार करते जाएं और कहें वाह ठीक है, बहुत अच्छे हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और हम जानते हैं कि उसका नहीं होगा। तो ऐसे उसको लालीपाप देते रहें तो उसके लिए हम ठीक हैं, सबसे अच्छे हैं। और अगर हम टाइट हो गए पढ़ाई के लिए कि नहीं पढ़ाई करना है, आपको हर हाल में जो है टेस्ट में बैठना है, हर हाल में आपको जो है क्लास अटेंड करना है, हम इस तरह टाइट हो जाते हैं तो जो उनको क्लास करनी होती है वो तो हमारे अटैच में होते हैं, जिनको क्लास नहीं करनी होती वो हमसे खुद ही दूर बना देते हैं। तो उनके पास जाने की हमें जरूरत क्या है? हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जिसकी जरूरत है वो हमारे पास आएगा, नहीं जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं। आप सौभाग्यशाली हैं या हम सौभाग्यशाली हैं कि आप हमसे जुटे हैं। और आपके लिए हम इतना, जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम लगातार क्लास पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एकदम नहीं जानते थे, वो जान गए हैं। अब तो हमसे क्वेश्चन भी करते हैं, व्हाट्सएप पर पूछते भी हैं। और जो लगातार पढ़ते आए हैं वो कहीं उनसे पीछे हो चुके होंगे, इसमें दो राय नहीं है। जिन्होंने लॉकडाउन में नहीं पढ़ा या बहाना किया कि नहीं हमारे पास समय नहीं है, व्हाट्सएप पर चैटिंग करने के लिए उनके पास समय है, भैया का मोबाइल मिल जाता है, चाचा का मोबाइल मिल जाता है, लेकिन पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं है। पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं है। ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में अगर वो जिनको कंपटीशन देना है, जिनका अपना भविष्य लिखना है, वो अपने भविष्य के प्रति इतना अलर्ट है, इतना ज्यादा अलर्ट है कि पूछिए मत, कि मोबाइल पर उनको घर बैठे हुए पढ़ना पड़ रहा है तो उनको बहाना खोजना पड़ रहा है कि समय नहीं है, नेट नहीं पकड़ रहा है। अच्छा, नेट क्लास के लिए नहीं पकड़ रहा है लेकिन चैटिंग के लिए जरूर पकड़ता है। रात में फेसबुक करिए, फेसबुक पर चैटिंग करेंगे। कुछ बच्चे हमसे जो है इतने सारे सवाल पूछते हैं 12 बजे रात तक, जब 2-3 दिन समझे 12 बजे रात तक इतना ज्यादा सवाल। पैसा कैसे सेंड करेंगे, कब तक पढ़ाएंगे, कोर्स खत्म होगा नहीं, इतना ज्यादा सवाल। वो भी जानते हैं कौन? जो हमारे विषय में जानता है अच्छी तरह से, जो हमसे पढ़ चुका है, ऐसे लोग क्वेश्चन करते हैं। 12 बजे रात तक उनको चैटिंग करने के लिए है समय, लेकिन जब क्लास चलता है तो उस समय वो बाहर रहेंगे। उस समय उनका काम अर्जेंट काम रहता है, इतना अर्जेंट काम रहता है कि पूछिए मत। वो इतना अर्जेंट काम करते हैं कि हद से अधिक करते हैं। पढ़ाई उनका अर्जेंट नहीं है, बाकी काम उनका अर्जेंट है। फिलहाल कोई बात नहीं, जो अटैच में होते हैं वही उन्हीं का लाभ होगा, जो अटैच में नहीं होंगे उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो जो लोग कल से स्टार्ट हम कर रहे हैं उसमें जितने लोग जुड़ जाएंगे, जितने लोग क्लास कर रहे हैं या करेंगे कल से, लगातार एक महीने में लगातार जो है हम पढ़ाकर पूरा का पूरा सिलेबस मैथ और फिजिक्स का समाप्त कर देंगे। जो भी व्यक्ति आपके दोस्त यार हैं उनको भी बता दीजिए, और जो अगर नहीं जुटे हैं अभी तक तो आज भर टाइम है, कल भी टाइम है सुबह। अब हम लोग जो है देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। जो लोग एकदम नए हैं वो भी देख लें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, मैथ में किस किस तरह से पढ़ना है। हालांकि टाइम टेबल हम भेज चुके हैं। तो मैथ में क्या क्या चीजें पढ़ना आवश्यक है,
तो मैथ में पहला पार्ट है अंक गणित। अब देखिए पहले तो हम अंक गणित, दूसरा पार्ट है बीज गणित। बीज गणित, बीज गणित, तीसरा पार्ट है रेखा गणित। रेखा गणित, चौथा पार्ट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, ठीक है। और पांचवा पार्ट है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, छठवां पार्ट है सांख्यिकी। और सातवां पार्ट है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है। इतना हम लोगों को मैथ में पढ़ना है। अब जरा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अंक गणित में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अंक गणित, निर्देशांक ज्यामिति, रेखा गणित, मेंसुरेशन, सांख्यिकी, त्रिकोणमिति, ठीक है, और बीज गणित। अब अंक गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो अंक गणित में देखिए पहला है संख्या पद्धति, दूसरा है साधारण ब्याज, तीसरा है चक्रवृद्धि ब्याज CI, पांचवा है चाल समय। चाल समय काम, छठा है काम समय। काम समय, अब सातवां है लाभ और हानि, ठीक है। मुख्यतः आपको आपके सिलेबस में केवल इतना ही है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चाल समय, काम समय, लाभ और हानि, ठीक है। और जो लोग संख्या पद्धति पढ़े होंगे, संख्या पद्धति से बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता है, जो आता है वो आसान होता है और सभी लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तो अंक गणित में, हालांकि अंक गणित में बहुत कुछ होता है, अनुपात समानुपात होता है, सब मिलाकर प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ जाएगा, चाल समय में आ जाएगा, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त तक भी है, वहां से भी आता है प्रश्न। चलिए तो अब हम आते हैं बीज गणित। दूसरा है बीज गणित, अलजेब्रा। बीज गणित में क्या होता है कि बीज गणित से पहली बात घातांक, घातांक, दूसरा लघुगणक, लघुगणक, तीसरा सूत्रों का उपयोग, सूत्रों का उपयोग, चौथा गुणनखंड, गुणनखंड, पांचवा एलसीएम एचसीएफ, HCF, एलसीएम, और अगला एलसीएम HCF, अगला है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, और है अगला है समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी, ठीक है। चलिए ये बीज गणित में। रेखा गणित में, रेखा गणित में आपको क्या पढ़ना है, तो पहला है रेखा गणित में त्रिभुज, ठीक है।
त्रिभुज से संबंधित। दूसरा है वृत्त और वृत्त से संबंधित। त्रिभुज का प्रमेय व त्रिभुज से संबंधित वृत्त और वृत्त का प्रमेय रेखा गणित के लिए। मेंसुरेशन में आप पढ़ेंगे तो मेंसुरेशन में आपको पहला है समतल आकृतियों का क्षेत्रफल। समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, परिमाप इत्यादि। दूसरा है ठोस ज्यामिति, ठीक है, सॉलिड ज्यामिति, ठोस ज्यामिति। अब ठोस ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है? पहला है घन घनाभ। दूसरा है प्रिज्म। तीसरा है बेलन। चौथा है शंकु। पांचवा है पिरामिड। छठवां है पिरामिड गोलक। इतना पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त आप मेंसुरेशन निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या पढ़ेंगे? तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको पढ़ना है बिंदु, ठीक है, बिंदु पढ़ना है। और बिंदु में बहुत कुछ पढ़ना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं को दिए गए बिंदु M1 संबंधी M2 अनुपात में बांटता हो तो सेक्शन फार्मूला से संबंधित प्रश्न। दो दिए गए बिंदु को कोई रेखा किस अनुपात में अंतः या बाह्यतः विभाजित करे, या फिर त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, या अगर समकेंद्रीय त्रिभुज के जो तीनों निर्देशांक दिए जाते हैं अगर कोलिनियर हो, समरेख हो, तो समरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का परिकेंद्र, त्रिभुज का लंबिक केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र, कुल 5 केंद्र होते हैं। त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र, त्रिभुज का परिकेंद्र, त्रिभुज का लंबिक केंद्र, इतने होते हैं निर्देशांक का केंद्रक। इनसे संबंधित पढ़ना है। उसके बाद चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का निर्धारण, त्रिभुज का निर्धारण, इतना हमको पढ़ना है बिंदु में। अब आगे निकलेंगे तो रेखा, फिर रेखा की प्रवणता, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। इसके अतिरिक्त अगर दो बिंदु दिए गए हों, उन दो बिंदुओं से होकर जब रेखा जाती है तो उस कंडीशन में अंतःखंड रूपरेखा का समीकरण, प्रवणता रूपरेखा का समीकरण, लंब रूपरेखा का समीकरण। इसके अतिरिक्त पढ़ना है हम लोगों को किसी रेखा पर दिए गए बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, दो दिए गए बिंदुओं के बीच लंबार्धक रेखा का समीकरण, पूर्ण अर्धक रेखा का समीकरण, समांतर रेखा, लंब रेखा का समीकरण, और अगर रेखाओं के समीकरण दिए गए हों तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तमाम इन सभी चीजों के विषय में हम लोगों को पढ़ना है। किसमें? निर्देशांक ज्यामिति में। किसमें पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति में। अब इसके अतिरिक्त हम लोगों को सांख्यिकी में, तो सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ना है? तो सांख्यिकी में आपको पढ़ना है समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य, भारित माध्य। ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है, जिसके अंतर्गत आपको इतना पढ़ना है। इसके बाद विक्षेपण की माप, और विक्षेपण की माप में आपको पढ़ना है माध्य विचलन, मानक विचलन, यही दो मुख्य है। इसके अतिरिक्त पढ़ना है विचरण गुणांक और विचलन गुणांक, विचरण गुणांक और विचलन गुणांक, ठीक है। फिर पढ़ना है प्रसरण और विक्षेपण अनुपात। तो इतना आपको पढ़ना है विक्षेपण की माप के अंतर्गत।
ये सांख्यिकी में इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कराधान वगैरह से प्रश्न आते हैं, जबकि कराधान से प्रश्न पूछा नहीं जाता है, कभी कल आ जाता है, एक आध दो प्रश्न आ जाते हैं। फिलहाल जब ये पढ़ा लेंगे तो कराधान भी आप लोगों को हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब इसके अतिरिक्त त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना होगा वृत्तीय माप। अब वृत्तीय माप, सर्कुलर मेजरमेंट, वृत्तीय माप में वृत्त से संबंधित माप को पढ़ना होगा, जिसमें वृत्तीय माप में आप पढ़ेंगे वृत्त से जो काटे गए माप होते हैं उन सभी के विषय में, जैसे चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड और वृत्त खंड, उनका क्षेत्रफल, उनका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, वृत्त के अंतर्गत जीवा खींचेंगे तो जीवा की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, इसके विषय में आप पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त आप पढ़ेंगे समबाहुभुज, और कोणों को जो मापते हैं तो वृत्त के केंद्र पर ही मापते हैं, अतः कोणों के मापने का पैमाना भी इसी वृत्तीय माप में पढ़ेंगे कि कितनी पद्धतियां होती हैं कोणों के मापने के लिए। तो मुख्यतः 3 पद्धति होती हैं, शतकीय पद्धति, खटकीय पद्धति और होता है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति में रेडियन में मापा जाता है, खटकीय पद्धति में कोणों को अंश, मिनट, सेकंड में मापा जाता है, जबकि आप मापते हैं शतकीय पद्धति में ग्रेडियंट, मिनट और सेकंड में, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको पढ़ना होगा समबाहुभुज। समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या दे दिया जाएगा, आंतरिक कोणों का योगफल, प्रत्येक आंतरिक कोण, समबाहुभुज का क्षेत्रफल, समबाहुभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहुभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहुभुज का परिमाप। इनसे संबंधित जब 2 समबाहुभुज हों तो उनके कोणों का अनुपात, उनके भुजाओं का अनुपात, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पर चर्चा किया जाएगा, यानी समबाहुभुज। इसके अतिरिक्त आपको इम्पोर्टेंट है घड़ी। घड़ी से भी प्रश्न आते हैं, जब समय दे दिया जाता है तो आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए सुइयों के बीच समय पर कोण ज्ञात कीजिए, अथवा जब कोण दिया जाएगा तो पूछा जाएगा कि इन उस समय क्या हो रहा है। जब कोण देगा तो समय पूछेगा, समय देगा तो कोण पूछेगा। इसके अतिरिक्त पूछेगा कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे पर लंब होती हैं, कितनी बार संपाती होती हैं, कितनी बार एक सीध में होती हैं, कितनी बार 60 अंश का कोण बनाती हैं। तमाम ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर सपोज दैट ये कहा जाए कि कोई एक दोस्त है आपका कोई भी दोस्त मान लेते हैं, जब आप ही घर से निकलते हैं शाम को 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच शाम को आपने घर से निकला और 6 से 7 बजे के बीच जो है घर वापस आए। जब आप गए और जब आप वापस आए तो आपने अपने घड़ी, दीवार घड़ी में आप देखें तो दोनों ही स्थितियों में घड़ी की सुइयां एक सीध में थी, अर्थात एक दूसरे के ऊपर थी, साथ साथ थी। हम ऐसे कहें दोनों सुइयां साथ साथ थी, जाते समय भी और आते समय। लेकिन जब गया तो 5 और 6 बजे के बीच का समय था, जब आया तो 6 और 7 बजे के बीच का समय था। बताइए कि वह कितने बजे घर से निकला था और कितने बजे घर वापस आया, और कितने समय तक वो घर से बाहर रहा। ऐसे तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। 4:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। 5 और 6 बजे के बीच वह समय बताइए जब दोनों सुइयों के बीच 30 अंश का कोण हो। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वृत्तीय माप के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त त्रिकोणमिति में आप पढ़ेंगे साइन काट, टैन काट, सेक, कोसेक, अनुपात पढ़ेंगे। उसके बाद इनकी अधिकतम और न्यूनतम मान पढ़ेंगे, इनका परास पढ़ेंगे, इनके वर्गों के लिए अधिकतम और न्यूनतम मान पढ़ेंगे, उनका परास पढ़ेंगे। खास तौर से अधिकतम और न्यूनतम से ही प्रश्न आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त त्रिकोणमिति समीकरण जो होता है उनका सलूशन जो भी दिया जाता है सर्वसामिका प्रूव करने के लिए, वैसा प्रश्न होता है। तो तमाम विषयों पर हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, जैसे कि साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी,
cos a प्लस बी cos a माइनस बी, tan a प्लस बी tan a माइनस बी, sin 2a cos 2a tan 2a sin 3a cos 3a tan 3, जितने भी फार्मूले होते हैं इन सारे के सारे फार्मूलों को पढ़ना है, उनका यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे आता है, इन सब पर। इसके अतिरिक्त बहुत लंबे लंबे प्रश्नों को आसानी से कैसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो शॉर्टकट जो फार्मूला होता है उसको भी हम बताएंगे कि जल्दी से कैसे सॉल्व कर लेंगे। हालांकि जो लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग जानते हैं, क्लास कर चुके हैं हमसे, उनको तो सब पता है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, क्लास मिस हो चुका है उनसे किसी कारणवश, वो लोग जान जाएंगे। और अब हम जो है यहाँ पर तो थोड़ा स्पीड से पढ़ाएंगे, क्योंकि 1 महीने का ड्यूरेशन है और 1 महीने में ही हमको पूरा सिलेबस खींचना है, समाप्त करना है, अधिक समय है नहीं। 1 घंटे सवा घंटे में हमको पढ़ाना है पर डे, तो 1 घंटा सवा घंटे में जितना ज़्यादा हम पढ़ा सकते हैं उतना ही हम पढ़ाएंगे, और वही हम टच ही करेंगे जहाँ से आपसे प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाए और आप आसानी से प्रश्न कर लें अगर याद रहता है तो हम आज रिवीजन एक एक चीज़ों पर जो है कैसे करेंगे उनके विषय में अभी तक मैथ में हमने जानकारी दिया। ठीक इसी प्रकार आपको भौतिक विज्ञान में भी पढ़ना होगा। और भौतिक विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो भौतिक विज्ञान में आपको पढ़ना होगा मापन। ये तो था मैथ के लिए, ठीक है। तो मैथ के लिए इतना लिख लीजिए, जो लोग नहीं जानते हैं जरा लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जिनको नहीं पता है किसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। हो गया? यदि आप कायदे से पढ़ लेंगे तो आपका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, इसमें दो राय नहीं है। पिछले साल जितने भी लड़कों का अच्छा रैंक था टाइप 5 में, टॉप 10 के अंतर्गत जो लड़के थे, उनसे जब आप मिलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और किसका पढ़ाया ज़्यादातर आता है। आपको यकीन नहीं होगा, पिछली बार हमारे यहाँ ये क्लासेज में फिजिक्स कंप्लीट ही नहीं हो पाया, और जिसके वजह से पीके सर फिजिक्स पढ़ाते हैं वो इतना ज़्यादातर दे देते हैं, उनको आईआईटी पॉलिटेक्निक जितना आता है उतने तक अगर वो देते तो कई बार रिवीजन भी करा देते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वो देने लगते हैं कि वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है, जिसके वजह से बच्चों का पूरा ही नहीं हो पाया और अंत में आते आते छूट गया। और अब की भी शायद फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो पाया है, अब की भी फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन जो बच्चे हमारे संपर्क में थे उनको हमने वो सभी टॉपिक बता दिए हैं, पढ़ा चुके हैं, जहां से प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है भौतिक विज्ञान में। अब आप देखें, भौतिक विज्ञान में आपको खास तौर से मापन, आप ये समझ लीजिए कि मापन से 1 या 2 प्रश्न आएगा ही आएगा, मापन से 1 या 2 प्रश्न आएगा ही आएगा, 100% आएगा। 3 हो सकता है। अब कैसे 3 होगा, देखिए सार्थक अंक पूछ दिया या कोटिमान पूछ दिया, वर्नियर कैलिपर्स पूछ दिया, स्क्रू गेज से संबंधित पूछ दिया, तो 3 तो हो गया ना 3, 3 से अधिक भी हो जाएगा, लेकिन इससे अनिवार्य है 1 या 2 प्रश्न आता ही आता है। प्रकाश वर्ष, सौर दिवस,
तमाम इसमें है। मात्रक क्या होता है? मात्रक भी पूछ सकता है, किसी भी चीज का मात्रक पूछ देगा वो भी तो मापन से ही है। मात्रक पूछ दिया किसी भी चीज का, ऐसे दो मात्रक यानी किन्हीं दो भौतिक राशियां बताइए जिनका मात्रक समान होता है। लीजिए बताइए भौतिक राशियां। अब लोग दिमाग में ढूंढेंगे कौन ऐसा दो राशि है जिसके मात्रक समान होते हैं, तो आपको पता ही नहीं, लगे सोचने कि कौन कौन सी राशि है। आप ऊर्जा ले लीजिए, उष्मा का मात्रक भी वही है, जूल ही है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, कार्य का मात्रक भी जूल है। सब तो भौतिक राशि है, सब क्या है? भौतिक राशि। तो उसमें सोचना क्या है? आप तो सोच में पड़ गए। हमने कहा ना कि इसी तरह बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन लोग सोच में पड़ जाते हैं। इसका जो ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन जैसे ही चार्ट सामने आता है, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर न रहे तो आप नहीं कर पाओगे। एक तो इतना ज्यादा आप पढ़ लिए होते हो कि हम मना करते हैं शुरू से, इंटर का किताब मत उठाओ, इंटर का किताब मत उठाओ, आप हाई स्कूल की किताब से पढ़ो, लेकिन वो मानते ही नहीं है। इंटर का पढ़ाई कर लिए, अब जैसे ही ऑप्शन देखते हैं तो इंटर का कुछ थीम तो उनको पता रहता है, जहां वो विस्तार से पढ़े रहते हैं, कुछ चीजें पता ही नहीं होता है। अब जैसे ही ऑप्शन देखते हैं तो उनके दिमाग में कई चीजें चलने लगती है। उसके नतीजा के कारण क्या होता है कि गलत करके चले आते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट उनका आंसर सही मिलता है, जैसे ही प्रश्न पढ़ेंगे तो उनके आत्मा से जो आवाज निकलती है कि नहीं ये आंसर सही है, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ऑप्शन पढ़ते हैं बस गलत करके चले आते हैं, क्योंकि उनका सही कंप्लीट कंसेप्ट नहीं होता है। तो मापन में आपको पढ़ना होगा क्या क्या? मापन में आपको पढ़ना है मात्रक, राशियां, भौतिक राशियां, जैसे मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। मात्रक में भी मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे प्रकाश वर्ष, सौर दिवस। सौर दिवस क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है? माध्यवाहन क्या होता है? परवाहन क्या होता है? तमाम चीजों के विषय में इसमें पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त पढ़ेंगे आप सार्थक अंक, कोटिमान, सार्थक अंक और कोटिमान, इसी में पढ़ेंगे। सार्थक अंक और कोटिमान, अदिश राशि और सदिश राशि, आप इसी में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, पेच मापी। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, इन सब के विषय में हमने आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ाया है। जिनको वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से संबंधित जानकारी अच्छी तरह से चाहिए, वे लोग अगर हमारी क्लास न देखे हों तो हमसे लिंक मांग लेंगे, व्हाट्सएप पर हम लिंक भेज देंगे और अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। मापन हमने कई लेक्चर में पढ़ाया है, सार्थक अंक, कोटिमान, सब बहुत विस्तार से हमने बताया है। उसमें न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया है। फिलहाल यहाँ तो हम थोड़ा शॉर्टकट में चलेंगे, बताते जाएंगे न्यूमेरिकल। अब उतना तो हम आपको प्रैक्टिकल दिखा नहीं पाएंगे। पिछली बार भी हमने पढ़ाया था तो डायग्राम को लेकर समझाया था कैसे कैसे होगा, लेकिन हमारे पास लॉकडाउन में पढ़ा रहे थे, हमारे पास यंत्र था नहीं। अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो यंत्र ले लिए होते, बताते। अब तो खुल गया है, अब तो इन यंत्र से आपको अच्छी तरह से बता देंगे। एक दो दिन हम एक्स्ट्रा समय लेकर जो है आपको वर्नियर कैलिपर्स और पेच मापी का यंत्र ले लेंगे और उसके माध्यम से आपको समझा लेंगे। अब देखिए यहाँ सब पैसा खर्चा होगा, और जब हम 200 रुपया मांगते हैं तो लोगों को 10 बार सोचना पड़ता है, और जब आप कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए तो आसानी से 1000-1200 रुपये एक महीने का दे देते हैं। उससे कम में कौन पढ़ाएगा इस आज के समय में? 200 रुपया केवल मांगा जा रहा है, सिर्फ 200, ठीक है। वो सिर्फ खर्च, आपसे कमाई नहीं किया जा रहा है। हाँ, आप प्रयास ये करिए कि आपके परिचित में जो भी दोस्त यार बाहरी हैं उनको जोड़िए। उनका 1500 है, 1500 फीस रखा गया है। अगर उसमें आपका बहुत करीबी होगा तो आप जो कहोगे वो हम समझ लेंगे, ठीक है। पर आप पर ही निर्भर है। अब इतना ना करिएगा कि आप 200 है तो आप उनसे भी कहिए 200 ले लें, ठीक है। बहुत गरीब होगा तो जो आप कहोगे वो हम समझ लेंगे, पर जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर मापन में वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, पेच मापी। अब देखेंगे हम लोग जो है कि इसके अतिरिक्त, मापन के अतिरिक्त आप पढ़ेंगे गति का समीकरण या वेक्टर। पहले पढ़ाते हैं आपको वेक्टर, ठीक है। वेक्टर यानी
सदिश राशियों का जोड़, सदिश राशियों का गुणा, सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट, सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट, इसके विषय में बता देंगे। सदिश राशियां कौन कौन होता है इसके विषय में बता देंगे, ठीक है। इसके बाद बताएंगे गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण, गति का समीकरण बताएंगे, ठीक है। तो गति का समीकरण, 3 समीकरण आप जानते ही हैं, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, और एक टीवे सेकंड में चली गई दूरी होता है v बराबर एस टी बराबर क्या होता है u प्लस हाफ 2t माइनस 1, आप तो जानते ही हैं। तो फिलहाल यहाँ पर चौथा गति के समीकरण के बाद आप पढ़ेंगे कि न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन का गति विषयक नियम पढ़ेंगे, गति विषयक नियम, ठीक है। गति के समीकरण के बाद न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन के गति संबंधी कुल कितने नियम है तो आप जानते हैं। कितने नियम है? 3 नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम क्या आप जानते हैं कि कोई वस्तु अगर गतिमान है तो तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल लगाकर रोका न जा सके। अब आप कहोगे गेंद जो है डगरा दिया जाए तो वो क्यों जो है कुछ दूर जाकर रुक जाती है, आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो आपको बता दें कि जब आप किसी भी चीज को यहाँ पर भूतल के आसपास में फेंकोगे, डगराओगे, कुछ भी करोगे आप, तो उस पर कई प्रकार के बल लगते हैं। पहली बात की वायु का दाब होता है, वायु के कारण उस पर बल लगता है, घर्षण बल लगता है, ठीक है। तीसरी बात है कि गुरुत्व तो उसको खुद ही अपनी ओर खींचे रखती है, यानी वो कहती है तुम स्थिर रहो, हमारे साथ रहो, तो हमको छोड़कर और बिना हमारे इजाजत का तुम इधर उधर घूम नहीं सकते। और वो अपने केंद्र में, अपने केंद्र पर सभी वस्तुओं को खींचना चाहती है, बुलाना चाहती है। वो अपने यानी जो भी यहाँ की वस्तुएं हैं सबको अपना बच्चा समझती है और सभी को जो है माँ अपने पास इकट्ठा करके बैठाना चाहती है। उसी तरह पृथ्वी भी अपने बच्चों को एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास करती है। उसमें ये नहीं जानती है कि बच्चा मर रहा है कि क्या है, चाहे मरा हुआ चीज हो चाहे जीवित हो, सबको पृथ्वी अपनी ओर खींच कर रखती है, खींची रहती है, वो छोड़ने का प्रयास नहीं करती है। एक तो बल ये भी कार्य करता है, तमाम प्रकार के बल कार्य करते हैं जिसके कारण कोई भी वस्तु हम फेंकते हैं तो वो क्या होता है, रुक जाता है। यही अगर ब्रह्मांड में हम चले जाएं और वहां पे कोई भी, जैसे पृथ्वी ब्रह्मांड में है और पृथ्वी के आसपास अगर कोई ग्रह नहीं है तो पृथ्वी जिस रफ्तार से घूम रही है उसी रफ्तार से घूमती रहेगी, और आज भी घूम ही रही है, जैसे सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगा रही है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा लगा रही है क्योंकि चंद्रमा पर कोई प्रकार, किसी प्रकार का बल नहीं लग पा रहा है। अगर कहीं पर भी चंद्रमा पर बल लग जाता है तो चंद्रमा पृथ्वी को छोड़कर निकल जाता है, नहीं लग पाता। तो इसीलिए न्यूटन का प्रथम नियम था। न्यूटन का दूसरा नियम है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उस पर जो बल लगता है, जो बल लग रहा है, बल लगेगा तभी गतिमान होगा, नहीं तो गतिमान नहीं होगा। तो अगर वो एक एक्सीलरेशन से, त्वरण से गतिमान है तो उस पर लगने वाला जो बल लगा है जिससे उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है, धीरे धीरे उसकी गति बढ़ रही है, धीरे धीरे उसकी गति रुक रही है, तो जो त्वरण अथवा मंदन होता है उसके कारण जो उस वस्तु का द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है उस पर लगने वाला बाह्य बल। तीसरा नियम है, जानते हैं आप, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जितना किसी भी रुके हुए वस्तु पर आप बल लगाओगे वह भी उतना ही ऊपर की तरफ बल लगाएगा। जैसे आप किसी मेज पर पुस्तक रखे हैं, पुस्तक जितना भी बल नीचे की तरफ लगा रहा है तो मेज भी पुस्तक पर उतना ही बल ऊपर की तरफ लगाया, तभी तो वो मेज पर रुका हुआ है। अगर कोई बल अधिक हो गया, मेज के द्वारा लगाया गया बल ऊपर की तरफ अधिक हो गया तो वह पुस्तक उड़ने लगेगा ऊपर हवा में, और अगर पुस्तक के द्वारा बल नीचे की तरफ ज्यादा लगने लगेगा तो मेज को तोड़कर वो नीचे जाने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है संतुलन की अवस्था में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम में जितना कोई वस्तु, किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाता है उतना ही वह वस्तु उस पर बल विपरीत दिशा में लगाता है। यही है क्रिया प्रतिक्रिया और न्यूटन का तीसरा नियम। इनसे संबंधित बहुत सारे नियम है। लिफ्ट पर लोग जाते हैं तो उसके लिए कैसे समीकरण बनाया जाता है, तमाम चीजों के विषय में हम आपको बताएंगे।
थोड़े शॉर्टकट करके चलेंगे। फिलहाल प्रयास करेंगे कि कितना जल्दी से कम समय में आप वो चीजें पढ़ लीजिए जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त आप पढ़ेंगे द्रव स्थितिकी। अब द्रव स्थितिकी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो हाइड्रोस्टेटिक्स में आप पढ़ेंगे प्लवन, तैरना। प्लवन का अर्थ होता है तैरना, तैरना क्या होता है। दूसरा, प्लवन के सिद्धांत, तैरने के नियम क्या क्या हैं। उसके बाद आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल ऑफ थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। उत्प्लावन बल, आभासी भार, आभासी भार क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। आपेक्षिक घनत्व वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आता ही आता है। एक ही चैप्टर द्रव स्थितिकी है और इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। न्यूटन का नियम और गति का समीकरण मिलाकर एक प्रश्न आता है, या तो गति का समीकरण आ गया तो न्यूटन से आ गया, और द्रव स्थितिकी एक ही चैप्टर है और इससे प्रश्न आता ही आता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न आता है द्रव स्थितिकी में। पूछ देगा कि राजा के मुकुट में कई पदार्थ मिले हुए हैं, उनका अपेक्षिक घनत्व अलग अलग है, और उसे डाल दिया गया तो उसके द्वारा हटाया गया पानी का भार क्या होगा, या उसके राजा के मुकुट के भार में कमी कितना होगा। तमाम प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो कैसे इस पर सॉल्व करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अणुगति सिद्धांत, अणुगति सिद्धांत गैस से संबंधित बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम आप पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, यहाँ भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, P1V1 बराबर nRT, P1V1 बराबर P2V2, या फिर V1/T1 बराबर V2/T2, ऐसे पढ़े हैं ना। तो ये आप पढ़ेंगे P1V1/T1 बराबर कांस्टेंट होता है R, वही RT हो जाता है, PV बराबर RT। तो अगर कई मोल हैं, n मोल हैं, तो PV बराबर nRT। तमाम इसके विषय में आप पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त पढ़ेंगे हीट, पहले पढ़ेंगे ताप, टेम्परेचर, ताप क्या होते हैं, ताप के मापने का पैमाना कौन कौन सा होता है, किस तरह पैमाना बना लेंगे, उसके विषय में आप पढ़ेंगे। टेम्परेचर, ताप में, ठीक है, तो ताप पढ़ेंगे, ताप में पैमाना पढ़ेंगे, पैमाना कौन कौन से होते हैं तापों के मापने का। फिर उष्मा पढ़ेंगे, उष्मा हीट क्या होता है, विशिष्ट उष्मा क्या होता है, उष्माधारिता क्या होता है, गलन की गुप्त उष्मा क्या होता है, वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या होता है। इनसे संबंधित जो भी चीजें हैं, प्रसार पढ़ेंगे, उष्मीय प्रसार, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, इससे प्रश्न आता ही आता है, इतना इम्पोर्टेंट है। कैलोरीमिति का सिद्धांत, कैलोरीमिति का सिद्धांत, दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलते हुए पानी में उंगली डाल देते हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही अगर भाप, रोटी आप बना रहे हैं, उसके अंतर्गत जो भाप होता है उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जब उस पर, रोटी पर आप उंगली रखेंगे तो उससे जो भाप निकलेगा, उस समय जो आपकी उंगली जलेगी, और उबलते हुए पानी में उंगली डालेंगे उस समय जो आपकी उंगली जलेगी, दोनों में आप अनुभव करेंगे कष्टदायक सबसे ज्यादा कौन होता है, तो जो भाप है उसके द्वारा कष्टदायक होता है। आखिर क्यों कष्टदायक होता है भाप के द्वारा? उबलते हुए पानी का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो रोटी है उसमें जो गैस भरा हुआ है उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन आप जब रोटी का भाप लगता है आपके उंगली पर, हाथ पर, तो बहुत कष्ट पहुंचता है। जबकि तेल गिर जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या पानी गिर जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके हाथ पे, तो आपको उतना कष्टदायक नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है, क्या कारण है? बहुत ज्यादा कुहेस पड़ता रहता है, खूब ज्यादा ठंड पड़ रही हो, उस समय ठंड से बचाने के लिए आलू की खेती में हम लोग पानी भराते हैं, सिंचाई करते हैं पानी से। क्यों ऐसा क्यों होता है? तमाम चीजों के विषय में जानकारी आप उष्मा में पढ़ेंगे। ठीक है, कैलोरीमिति का सिद्धांत में 1 ग्राम बर्फ को सीधे वाष्प में बदलना है तो कितना आपको एनर्जी देना पड़ेगा, कितना उष्मा देना पड़ेगा, इसके विषय में आप पढ़ेंगे। जल तुल्यांक क्या होता है, विशिष्ट उष्मा क्या होता है, उष्माधारिता क्या होता है,
इन सभी चीजों के विषय में आप पढ़ेंगे, एक एक करके आप ऊष्मा में पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे लाइट। ऊष्मा से प्रश्न आता है, 3 चैप्टर 4 चैप्टर हैं कुल मिलाकर, उसमें विकिरण भी है, उससे भी आता है प्रश्न। तो इससे तीनों चारों से मिलाकर 1 या 2 प्रश्न ऊष्मा से आएगा ही आएगा, 100% तय है। दूसरा है लाइट, प्रकाश। अब प्रकाश में आपको कहां कहां से आएगा, तो हमने अभी तक में क्या क्या बता दिया, आपको बता दिया मापन, वेक्टर, गति का समीकरण, न्यूटन का नियम, और बताया द्रव स्थितिकी, और बता दिया आपको द्रव स्थितिकी में कई पार्ट होते हैं, उनको अलग अलग बता दिया। इसके बाद ऊष्मा, ताप, ताप के बाद ऊष्मा, ऊष्मा, फिर ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय विकिरण, ऊष्मा, ऊष्मीय प्रसार, विकिरण, ये सब एक ही में, हालांकि अलग अलग है। और इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रकाश, ठीक है। अब प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, समतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, अपवर्तन के लिए, परावर्तन के लिए। अब अपवर्तन के लिए लेंस पढ़ेंगे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। इसके बाद मानव नेत्र पढ़ेंगे, मानव नेत्र, मानव नेत्र, मानव नेत्र। और इसके अतिरिक्त मानव नेत्र और इसके अतिरिक्त पढ़ेंगे कुछ और, जैसे कि आप जो है दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, ये भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। उनसे भी प्रश्न आता ही आता है, तो वो भी पढ़ेंगे आप लाइट में। इसके अतिरिक्त पढ़ेंगे आप ध्वनि, साउंड, ध्वनि, ध्वनि पढ़ेंगे, ठीक है। ध्वनि में आप डॉपलर का प्रभाव पढ़ेंगे, उससे भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। ध्वनि का वेग, ध्वनि का आवृत्ति, ध्वनि को मेजर किससे करते हैं, मनुष्य के सुनने की जो क्षमता है वो ध्वनि जिस चीज में मापते हैं उसके कितने अमाउंट में हम सह सकते हैं। हर एक चीज का एक लिमिट है ना। आपको बहुत ज्यादा आवाज किया जाए तो कितने तक आवाज किया जाए ताकि हम वहां पर आसानी से नॉर्मल स्थिति में रह सकें, और कितने आवाज के बाद जो है हमारे अंदर घबराहट होने लगता है, ठीक है। क्योंकि कान की जो पर्दा है उसके सुनने की लिमिट अलग अलग है। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि हम कैसे सुनते हैं, क्योंकि हम जब तक हम एक ही आवाज को 2 बार टकराता है और उसका एक निश्चित समय अंतराल होता है, उस अंतराल के बाद अगर वही ध्वनि सुनाई देता है तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर उससे कम अंतराल पे होता है तो हम पकड़ ही नहीं पाते हैं कि 2 बार सुनाई दिया कि 1 बार सुनाई दिया। लेकिन एक निश्चित समय के बाद 2 बार अगर सुनाई देता है तो हम पकड़ लेते हैं। जैसे आप बड़े हाल में आप चले जाइए और 1 बार आवाज निकालते हैं, 1 बार अगर आप आवाज निकाला, जो भी सीटी बजाया, चिल्लाया, तो पता चलता है कि वही आवाज जो है आपको गूंजता हुआ दिखाई देता है, कई बार सुनाता है कान पर, तो उसी को कहा जाता है प्रतिध्वनि। तो कब सुनाई देता है, किस कंडीशन में प्रतिध्वनि सुनाई देता है, उसके विषय में हम आपको बताएंगे, प्रतिध्वनि के विषय में। इसके अतिरिक्त आपको जो है ध्वनि से संबंधित, ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, आयाम, एम्पलीट्यूड से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, उससे भी प्रश्न आते हैं। तो इन सभी चीजों के विषय में हम यहाँ पर बताएंगे आपको ध्वनि में। अब इसके अतिरिक्त इम्पोर्टेंट है आपका इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत। अब वैद्युत में आप पढ़ेंगे कि वैद्युत का आवेश, वैद्युत आवेश पढ़ेंगे, कूलाम्स का नियम पढ़ेंगे, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम पढ़ेंगे। जब आवेश दो वस्तु हो, आवेशित हो, उन दोनों को संपर्क में करा देते हैं, तो संपर्क में कराने के बाद उन पर आवेश कितना कितना हो जाता है उसके विषय में पढ़ेंगे। 2 स्थितियां होती हैं,
जब दोनों वस्तु बराबर है तब, जब दोनों वस्तु बराबर नहीं है तब, कैसे हम जो है आवेशों का बंटवारा करते हैं उनके विषय में आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि करंट वैद्युत धारा, लेकिन अभी आवेश में ही आपको वैद्युत विभव पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है, विभवांतर पढ़ना है, ठीक है, उतना अभी आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे वैद्युत धारा, फिर वैद्युत धारा पढ़ेंगे तो उसमें भी विभवांतर पढ़ेंगे, फिर प्रतिरोध पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ेंगे, चालकता पढ़ेंगे, ये प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, हमें फ्यूज बनाना है तो फ्यूज के लिए क्या अनिवार्य होना चाहिए, घरों की जो वायरिंग होता है किस क्रम में होता है, अगर अलग अलग वाट के बल्ब लगा दिए गए हों कमरे में और अधिक वोल्ट की सप्लाई दे दी जाए तो सबसे पहले कौन फ्यूज होगा, सबसे बाद में कौन फ्यूज होगा, लड़ी जो बनाया जाता है उसमें अधिकतम बल्बों की संख्या क्या होता है, उस अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें बल्बों को 40 वाट, 50 वाट, 60 वाट, 100 वाट और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद सप्लाई दे दें, सबसे अधिक तेज कौन चमकेगा, अगर अधिक वोल्ट के मेन से जोड़ दें सबसे पहले कौन फ्यूज होगा, सबसे बाद में कौन फ्यूज होगा, फ्यूज तार जो होता है उसमें कौन कौन से धातु बने होते हैं, कंडक्टर चालक में अच्छा चालक कौन होता है, बुरा चालक कौन होता है, इन तमाम विषयों पर आप पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त आप पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, उसके परास को हम कैसे बढ़ाएंगे, उसके परास को कैसे घटाएंगे वोल्ट मीटर के लिए, या धारा मापी को ही गैल्वेनोमीटर को कैसे हम अमीटर में बदलेंगे और अमीटर में बदल देंगे तो उसके बाद हम उसके परास को बढ़ाएंगे कैसे, उसके परास को घटाएंगे कैसे, इसके विषय में आप पढ़ेंगे। फिर ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर किस बेस पर काम करता है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे, चुंबकीय प्रेरण पढ़ेंगे, तमाम चीजों के विषय, चुंबक के विषय में बताएंगे कि चुंबक की जांच कैसे किया जाता है, चुंबक की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, इन सभी के विषय में हम आपको जानकारी शॉर्टकट में जल्दी जल्दी आपको फिजिक्स में देंगे। तो ये है भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान में आप इतना चीज पढ़ेंगे, यानी वैद्युत है, ध्वनि है, प्रकाश है, ऊष्मा है, ताप, द्रव है, न्यूटन का नियम है, गति समीकरण है, वेक्टर है, मापन है, ठीक है, इतना आपको भौतिक विज्ञान में पढ़ना है। तो आज हम लोगों ने केवल यही देखा, यही सीखा कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हालांकि टाइम टेबल हम आपको भेज चुके हैं कि किस किस दिन कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ेंगे, ताकि उस समय आप अलर्ट रहें। और टाइमिंग क्लास का 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कभी भी रहेगा, और आप अलर्ट रहिएगा 12 से 4 बजे के बीच में। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि हम लाइव रहें, तो अगर हम लाइव, पहली बात तो ये कि लाइव अगर हम YouTube पर आते हैं तो उसके लिए डिवाइस की जरूरत होता है और सिस्टम की जरूरत होता है, उतना व्यवस्था हमारे पास नहीं है। कम से कम 1-2 लाख रुपया खर्च है तब जाके हम लाइव आ पाएंगे आपके सामने, उतना हमारे पास व्यवस्था नहीं है। अभी तो 200 रुपया मांगने पर लोग जो है सोचते हैं कि कैसे दें, जब उतना व्यवस्था करेंगे उसके लिए सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ता है, ऐप अपना बनेगा, फिर ऐप के माध्यम से हम लाइव आ पाएंगे। तो हालांकि ऐप हम दे चुके हैं बनने के लिए, ऐप बन रहा है, लेकिन उसको बनने में समय लगेगा और धीरे धीरे करके उसको पैसा भी पेड करना है। जब ऐप बन जाएगा तब तक तो आप निकल चुके होंगे, तो आने वाले बच्चों के लिए काम करेगा। उस समय हम हर एक मटेरियल सारा का सारा वो ऐप पर रहेगा, सबका अलग अलग रहेगा कि कौन सा आप मटेरियल लेना चाहते हैं तो इतना पेड करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, हर चीज पैसे पे ही निर्धारित रहेगा। आप अगर क्लास देखना चाहते हैं तो कौन सा क्लास कई घंटे के लिए देखना चाहते हैं तो उसका उतने घंटे का पैसा जमा करना होगा, तभी वो खुलेगा ही, नहीं तो नहीं खुलेगा। इसीलिए लोग ऐप बनवाते हैं, तो हम भी ऐप बनवा रहे हैं। ऐप बन जाएगा तो उसके बाद जो ऐप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ऐप इंस्टॉल करते हैं समय उनको रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होता है, और वो ऐप उतने दिन के लिए ही उनके पास रहेगा जितने दिन के लिए वो शुल्क जमा करेंगे। उसके अतिरिक्त क्लास का जो होगा,
क्लास जो करेंगे उसका फीस अलग अलग क्लास का अलग अलग निर्धारित होता है, तो उसका देंगे। तो फिलहाल अभी तो ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है कि हम आपके सामने डायरेक्ट लाइव आ सके यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दूसरी बात यह है कि अगर हम जूम या अन्य ऐप के माध्यम से आपके पास डायरेक्ट आते हैं पढ़ाने के लिए, तो पहली बात यह है कि आपको जिस समय हम पढ़ाएंगे उसी समय पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है उस समय आपके घर पे कोई काम पड़ जाए, कोई आ गया हो, कहीं जाना पड़ जाए, अगर आप मिस कर गए तो फिर आप बाद में नहीं पढ़ पाएंगे। तीसरी बात यह है कि हम जब पढ़ाते रहेंगे तो हो सकता है कि आप मोबाइल पर देख रहे हो, मोबाइल से आपका आग इधर उधर गया, हम आगे निकल गए, आप नहीं समझ पाए, ठीक है, और आप समझ नहीं पाए और हम आगे का टॉपिक पढ़ा रहे हैं और आप हमसे पूछ भी नहीं पाए, हम आगे निकल चुके हैं। तो अगर बार बार एक ही चीज को व्यक्ति पूछता रहेगा तो हम एक ही टॉपिक से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। बाय द वे, आप नहीं पूछते हो, हम मान लिए कि हम लाइव हैं और आप नहीं पूछते हो, और नहीं पूछते हो तो हम निकल गए, और अगर निकल गए तो बाद में आप पढ़ नहीं पाओगे, बाद में आप देख नहीं पाओगे। लेकिन जब हम YouTube के माध्यम से आपके पास आएंगे तो आप, जब हम क्लास लाइव जैसे रहते हैं तो लाइव में चैटिंग आप करिए, हम उस समय तो है ही साथ में, और अभी चैटिंग में है, बाद में तो हम ऐसा कर देंगे कि आप अपने अनुसार रोक रोक कर आप पढ़िए। जैसे ही आपको लगे कि इतना क्लास हुआ है, इसको आपको लिखना है, वहीं रोक दीजिए वीडियो को रोकिए और फिर आराम से आप लिखिए, और लिख कर फिर आगे आप ऑन करिए तो आगे फिर चलने लगेगा। उससे क्या होगा कि आपका जो है कुछ डाटा बचा रहेगा और आप आसानी से पूरा क्लास यानी कई बार ना देखकर बल्कि एक ही बार में कंप्लीट आप कर लेंगे, ठीक है। और इसीलिए हम YouTube पर आते हैं और YouTube पर हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं। तो जितना भी जैसे भी आप कहेंगे वैसे, अगर हम जूम ऐप के अन्य गूगल भी मीटिंग होता है, गूगल क्लासेज होता है, उसके माध्यम से अगर आएंगे तो एक ही समय आप पढ़ पाएंगे, उसके बाद आप नहीं पढ़ पाएंगे। हमने काफी सर्च किया है, सीखा है, समझा है, लेकिन हमें दिक्कतें दिख रही हैं। लेकिन YouTube पर आप आराम से, इस पे रिकॉर्डिंग रहता है। दूसरी बात, जब हम लाइव आएंगे जूम ऐप के साथ या अन्य, तो बीच में मान लीजिए चूंकि सर्वर डाउन हो जाता है कभी कभी इंटरनेट का, तो अगर इंटरनेट का सर्वर डाउन हुआ तो आपको साफ दिखेगा नहीं, झिलमिलाता रहेगा, कभी अप करेगा, कभी डाउन करेगा, कभी खींचेगा, इस तरह की समस्याएं रहती हैं, जिसकी वजह से आप, हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, आप के यहाँ मान लीजिए कि प्रॉब्लम हो रही हो इंटरनेट का, तो नहीं देख पाओगे। इसके वजह से जब लाइव रहेंगे तो आप पैसा तो दे दोगे, क्लास तो हम कर ही रहे हैं, आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे उससे कोई मतलब नहीं रह पाएगा। और YouTube पर अगर आप देखते हैं, हमारे चैनल पर आप देखते हैं, तो अगर आप पैसा पेड किए हैं तो पूरे महीने तक एक क्लास को आप 30 दिन देखना चाहते हैं, 30 दिन देखिए, जब आप खाली होते हैं उसी समय आप उसको पढ़िए, खोलिए। तो ये सुविधा आपको YouTube पर मिल जाएगा कि पहली बार जब हम लाइव होते हैं तो उस समय आप पढ़िए ही पढ़िए, फिर रात में पढ़िए, सुबह पढ़िए, कब पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, लेकिन वो केवल आपके ही मोबाइल पे खुलेगा। किसी, आप अपना मोबाइल छोड़कर दूसरे मोबाइल पे अगर उसको खोलेंगे या उसको WhatsApp से सेंड करके दूसरे मोबाइल पर खोलवाना चाहेंगे तो वो नहीं खुलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वही ईमेल आईडी हम लगाते हैं जो मोबाइल नंबर आप ईमेल आईडी हमें दिए हैं, वह ईमेल आईडी जिस मोबाइल में आप लगाएंगे वहां पर वो चलेगा, ठीक है। लेकिन एक ही ईमेल आईडी आप देंगे, एक ही ईमेल आईडी हम लगाएंगे। इसीलिए इस तरह की चीजों में जब हम एक बार क्लास ले लेते हैं, उसको अपलोड करते हैं, तो अपलोड कर देंगे तो आपके पास इंटरनेट है या इंटरनेट नहीं है, एक बार आप उसको डाउनलोड कर लेते हो तो पहली बात ये है कि जो अपलोडेड वीडियो होते हैं उसके रिज्यूम ठीक ठाक होते हैं, अप डाउन नहीं करता है। एक बार अगर चलने लगा तो वो चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। हमारे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके यहाँ इंटरनेट अगर गड़बड़ है तो हो सकता है कि न चले, लेकिन जब हम लाइव रहेंगे तो उस समय हमारे यहाँ भी अगर इंटरनेट खराब है तो भी आपको दिक्कत होगा, और आपके यहाँ खराब हो तो भी दिक्कत होगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारे पास डिवाइस है नहीं, और डिवाइस भी रहता है तो भी दिक्कत होता है। जो लोग लाइव पढ़ा रहे हैं उनसे हमने संपर्क किया है, ऐसा नहीं है कि हम संपर्क नहीं किए हैं। तो लाइव जितने भी लोग हैं, कुछ लोग हमारे परिचित भी हैं, संपर्क किए हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जो लड़के पढ़ रहे हैं वो भी बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है। लाइव बहुत हैवी इंटरनेट अगर तो है, कनेक्शन है,
तभी सही ढंग से चल पाता है, नहीं तो नहीं चल पाएगा। और हैवी कनेक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा पेड करना होगा, 4-5 हजार रुपया महीना जमा करेंगे तब जाके हमको मिल पाएगा। तो अभी तो हमारे पास वैसा इनकम ही नहीं है, इनकम अब सोर्स हो तब हम लें कनेक्शन और पैसा खर्चा करें। अभी तो आप लोग 200 रुपया देने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है, तो कहाँ से जो है हम बहुत ज्यादा कनेक्शन कर पाएंगे या पैसा इन्वेस्ट करेंगे। पैसा तो तब इन्वेस्ट किया जाता है जब वहां से कुछ अर्निंग होने वाला हो। फिलहाल उसकी जरूरत अभी नहीं है। आप अगर चाहोगे तो आप इस चैनल के माध्यम से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, अपने अनुसार पढ़ेंगे। हम तो डेली 12 से 4 बजे के बीच में एक क्लास लेंगे डेली। कभी कभी लाइव रहेंगे हम, और जब अपलोड कर देंगे, जिस दिन से अपलोड कर देंगे, जितने लोग जो है ईमेल आईडी दिए रहेंगे सिर्फ वही पढ़ पाएंगे, जितने लोग ज्वाइनिंग किए रहेंगे वही पढ़ पाएंगे। किसी भी तरह का समस्या अगर आपको उस दिन के क्लास में होता है, आप तुरंत व्हाट्सएप पर लिखिए, उसका शॉर्ट स्क्रीन करिए वीडियो को रोककर और व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दीजिए कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। कभी कभी होता क्या है कि हम बोलते कुछ और है, वहां पर लिख कुछ और जाता है, दिक्कतें हो जाती हैं। कभी कभी प्रॉब्लम हो, माइनर मिस्टेक हो जाता है, उतना आप भी पकड़ लेंगे। फिर भी अगर कहीं दिक्कत आपको होता है तो आप तुरंत आप शॉर्ट स्क्रीन करिए और लिख कर भेजिए, हम उसका क्लियरिफिकेशन कर देंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। और आपका हर एक चीज जो न्यूमेरिकल अनसॉल्व्ड पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, उस अनसॉल्व्ड पेपर के सॉल्यूशन का फीस अलग है, ये ध्यान रखिएगा। अनसॉल्व्ड पेपर हम 10 बजे रात को जो सॉल्व कर रहे हैं उसका अलग फीस है। और ये रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास का केवल 200 रुपया है, मात्र 200 रुपया। जो अनसॉल्व्ड पेपर होता है उसमें काफी समय लग जाता है। एक पेपर को सेट करने के लिए पहले प्रश्न हम सेट करते हैं, और प्रश्न सेट करने में आधा 1 घंटा 45 मिनट से कम नहीं लगता है 35-40 क्वेश्चन करने में। और जब प्रश्न सेट हो जाता है फिर उसको पढ़ाते हैं, उसका रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्डिंग होने के बाद उसमें अगर कोई दिक्कत होता है तो उसको सेट किया जाता है, फिर सेट करने के बाद अपलोड किया जाता है। इतना काम होता है उसमें। यानी एक हमको अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने में अगर 25 क्वेश्चन का 1 घंटा हम पढ़ाए रहते हैं, 1 घंटे का वीडियो है, तो उसको आप तक पहुंचाने में कम से कम 3 से 4 घंटा से ऊपर लग जाता है। तो आप जरा सोचिए कि 1 घंटे के लिए 4 घंटा हम समय दे रहे हैं। आप अगर किसी भी मजदूर को बुलाकर लाएंगे, अपनी मजदूरी कराएंगे, तो 8 घंटे का कितना दे देंगे? 8 घंटा केवल करेगा, लेकिन आप दे देंगे उसको 500 रुपया गिन देंगे। हम 4 घंटा आपके लिए दे रहे हैं और पूरे 1 महीने का 200 मांगा जा रहा है, तो आपके लिए दिक्कत है। और वो भी केवल इसमें जो खर्च हो रहा है उसके लिए। ठीक है। तो फिलहाल वो आपकी सोच है, जो भी चीजें हैं। हमारा क्या सोच है, हमने आपके लिए ही किया है। और बाकी जो बाहरी हैं उनका 1500 है, सिर्फ आपके लिए 200 है, इसलिए कि आपका रिजल्ट अच्छा हो जाए और सभी लोग जमा कर दें। 200 में कोई ये ना कहे कि हमारे पास दिक्कत है, हम नहीं जमा कर पाएंगे। तो जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए दिक्कत बहुत होता है, उनके लिए दिक्कत बहुत होगा। जो पढ़ने वाले नहीं है, जो आनाकानी करते हैं या हमेशा केवल फ्री में चीजें लेना चाहते हैं, बाकी जगह जाएंगे पैसा निकाल देंगे, लेकिन सही जगह पैसा निकालने में उनको दिक्कत होती है, तो वैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। जो लोग पढ़ सकते हैं, जो कायदे से पढ़ेंगे वही जुटे, जो नहीं पढ़ पाएंगे वो बेकार का पैसा जमा भी न करें। अगर पढ़ना है तभी पैसा जमा करें, नहीं पढ़ना है तो जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कायदे से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बताते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर होगा, बेहतर से बेहतर होगा। जो आप नहीं सोचेंगे वो भी होगा, लेकिन कंटिन्यू अगर रहेंगे तब। हमारा हाथ अगर पकड़ लिए हैं, पकड़ लेते हैं हमको, अगर आप छोड़ते नहीं हैं तो आपका बेड़ा पार हम करवा देंगे, इसमें दो राय नहीं है। परंतु आप अगर छोड़ोगे नहीं तब। ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, तो कल से हम लोग टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास लेंगे। मैथ भी पढ़ेंगे और फिजिक्स भी, दोनों साथ ही साथ पढ़ेंगे जैसा कि टाइम टेबल में लिखा गया है। तो आप अलर्ट रहिएगा। आज हमने केवल इंस्ट्रक्शन दिया, सूचना दिया आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को और कैसे हम पढ़ाएंगे। और लोगों के द्वारा जो सुझाव आया, जो दिक्कतें आई, वो समस्याएं हम आपके सामने रख दिए। इसके बाद अगर आप जो भी चीजों पर कहेंगे उस पर हम पढ़ा देंगे। इसीलिए
आज का समय हमने लिया आप लोगों से कि अगर आप कहेंगे तो जूम ऐप से पढ़ा देंगे, लेकिन बाद में आप नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर हम जैसे चला रहे हैं वैसे चलने देते तो आप भी सही रहते कि कभी भी आप देखिए जय बार मन करता है तय बार पढ़िए, जब तक क्लियर नहीं होता उतनी बार पढ़िए, उसको समझ में आ जाएगा इसके माध्यम से। लेकिन और किसी के माध्यम से आप जितनी बार चाहेंगे उतनी बार नहीं पढ़ पाएंगे, ये थोड़ी समस्या है। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।